नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट के वो सभी क्वेश्चन जो सीबीएसई ने दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 के महीनों में सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 में पूछे थे। चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर 8076392717। इस नंबर पे जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले ये नंबर सेव करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अपना नाम और साथ में लिख के भेजना होगा कि कौन से एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए असेसमेंट में मेनली मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि हम वो वाले क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे जिसमें बच्चों की क्रिएटिविटी दिखे। ठीक है, जिसमें बच्चों को अपने एक्सप्लेन करने के लिए कुछ हो। कोई नपे तुले आंसर नहीं होने चाहिए कि हाँ भाई यही ऑप्शन है आपके पास में, ये 5 ऑप्शन है, इन 5 में से ये बच्चा एक बताएगा तो वो सही हो जाएगा। नहीं, उनके अपनी सोच के लिए वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके ऐसा स्पेस देना चाहिए उनको। ठीक है, तो कह रहे हैं निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों को विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। विवेचनात्मक चिंतन भी मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग हमने बात की थी। पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या कहते हैं व क्यों। फाइंड आउट द पीपल लिविंग अराउंड कोस्टल एरिया यूजुअली इट। कहते नहीं था बेटा, खाते हैं था ये। ठीक है, खाते हैं और वो क्यों, हमें ये पता लगाना है। तो अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा अब ढूंढेगा। ये देखो एक तो क्रिएटिविटी होती है, एक होता है वो सर्च करता है आंसर आपके लिए, है ना, अपने एक्सपीरियंस से या इस तरह से वो सारी चीज़ें करता है। और मैंने बताया था लास्ट में वो रीज़न देगा। तो ये क्यों वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये तो उसके लिए बढ़िया होते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। अब यहाँ डायरेक्ट हो गया भारत के 10 राज्यों के नाम बताओ। भैया ये हैं, आपको एक लिस्ट पता रखी है, उनमें से कोई 10 होंगे तो ठीक है, वरना बच्चे का आंसर गलत। 2 से 10 तक के पहाड़े लिखो। हो सकता है देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में वो एक ऐसा एग्जाम्पल ऐसी बात कह दे जिसका आपको भी नहीं पता। या फिर मान लो 1000 लोग रहते हैं, 1000 में से हो सकता है कोई 2 लोग अलग कुछ खाते हो और उनका कारण कुछ अलग हो, वो वाली बात बता दे। तो इस वजह से ये आपका सही है। 2 से 10 तक की टेबल लिखना ये भी क्रिटिकल थिंकिंग ने नपी तो करेगा। मेमोराइज करना ये भी नहीं है। तो पहला ही आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत का अभिप्राय क्या है, कंटिन्यूअस क्या है। कंटिन्यूअस है कि लगातार बच्चों को देखते रहना, उनकी मॉनिटर करना उनको। ठीक है, अब देखो ये अंक और ग्रेड की बात आ गई नहीं। निश्चित अंतराल पर पूरे सेक्शन पेन पेंसिल टेस्ट आ गया, ये भी नहीं। हमने नेगेटिव बताई थी ये चीज़ें। बच्चों में स्मरण प्रोत्साहन करने का योग्यता करना, ये भी गलत हो गया है। हमने बात कर ली ना, ये देखो स्मरण आ गया, ऐसे नहीं करोगे। पहला वाला है अध्यापन को विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों के साथ मूल्यांकन करना और उनकी सहायता करना। ठीक है, कि आप कंटिन्यूअस उनको ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ ये बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो वो आपका आंसर होता है, पहला आपका होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट किस लिए होता है। कह रहे हैं कि शिक्षकों को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए, मतलब शिक्षक परीक्षा पत्र तैयार करेगा इसलिए होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, नहीं। शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं, हाँ देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट आप बीच बीच में बच्चों के टेस्ट ले रहे हो या उनका मूल्यांकन कर रहे हो या उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, इससे आपको क्या होता है, आपका असेसमेंट हमने बात की थी ये पेडागोजी के लिए होता है। आप अपनी बेहतरी के लिए करते हो, ना कि एग्ज़ाम बनाने के लिए। ठीक है, अपनी चीज़ों को बदलोगे तो शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने, विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए। ठीक है, नॉन इवेल्युएटिव फीडबैक देना है कि तू फर्स्ट आया तू सेकंड आया, ऐसा नहीं होना चाहिए उस चीज़ के अंदर। टू हेल्प गुड टेस्ट, बेहतर कौशल कौन से विकास हो रहा है, कौशलों का परीक्षा देने का विकास। नहीं भाई ये तो बेकार सा है, डिस्क्रिमिनेट करने के लिए नहीं। तो आपका सेकंड ही आपका आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में किस चीज़ की बारे में बात की गई है। सॉरी भाई, एक तो ये ठंड आते ही मेरे को जुकाम हो जाता है, पर चलो। संरचनावादी कक्षा में कौन सी करी गई है। समेटिव असेसमेंट साल में एक बार होता है। नेगेटिव ये तो एनईपी ने भी मना किया। फॉर्मेटिव असेसमेंट अच्छा होता है, एक आयामी नहीं होना चाहिए, हमारा बहुआयामी होना चाहिए। मानकीकृत भी हमारा गलत है, तो दूसरा ही आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित, एक होता है सीखने का मूल्यांकन, अब देखो हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग है, ये होना चाहिए था सीखने के लिए मूल्यांकन, आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। दोनों अलग अलग है, एक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इस केस के अंदर जैसे ही आपको इस तरह का दिखेगा आप इंग्लिश वाले की तरफ स्विच करेंगे और वहीं पे देखेंगे, ठीक है। तो सीखने का मूल्यांकन के हिसाब से भी आंसर बताऊंगा और सीखने के लिए मूल्यांकन के हिसाब से भी उत्तर बताऊंगा। कह रहे हैं मेकिंग कंपैरिजन अमंग स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर ग्रेड, हम कंपैरिजन करते सीखने के लिए मूल्यांकन में नहीं। सीखने के लिए मूल्यांकन क्या होता है, आप प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर रहे हो, आप कुछ इस तरह का कर रहे हो जो बीच में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो पढ़ाने के, बच्चों से हिंट दे रहे हो, उनको क्यूज दे रहे हो, तो वो चीज़ें होती है। टू एनालाइज द वर्क ऑफ ईच चाइल्ड एंड डिटरमाइन द गैप्स ऑफ देयर लर्निंग, बिल्कुल सही है। हमने जब प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करा तो हमने प्रत्येक बच्चे को ये देखा कि भैया उसके अब इसको इतना आता है, इसको इतना आता है, इसको इतना आता है, तो इनमें जो लर्निंग गैप्स है उनको फिल करने के लिए हम आगे काम करते हैं। ओनली येस नो वाले क्वेश्चन तो हो ही गए, कैपेसिटी ये भी नहीं। वैसे देखें तो इसके अंदर सीखने के लिए मूल्यांकन वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि ये देखो, ये तो सीखने का मूल्यांकन हो तब भी नेगेटिव आएगी ये चीज़ें। आपको ये चीज़ें पेन पेंसिल टेस्ट और रिकॉल वाले क्वेश्चन और येस नो वाले क्वेश्चन, या कंपैरिजन तो आपको कभी करना ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है, सीसी के हिसाब से क्या है। मूल्यांकनों के मापदंड और उपकरणों की योजना बनाना, प्लानिंग ऑन पैरामीटर्स एंड टूल्स ऑफ एवेल्युएशन, बिल्कुल प्लानिंग करते हो आप। जैसे मान लो आप, जब मैं बात करता हूँ सीसी के अंदर 4 एफए होते हैं, ठीक है, तो हर एक एफए में 4 अलग अलग आपको एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, तो वहाँ आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड और अभिलेख को तैयार करना, बिल्कुल सही बात है। जब आप 16 एक्टिविटी करवाओगे तो हर एक एक्टिविटी में बच्चों को मार्क्स दोगे और उसका रिकॉर्ड रखोगे। बच्चों को समय समय पर परीक्षण करना और उनका श्रेणीबद्ध करना, ये नहीं करते आप कभी भी। शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, 1 2 4 ये है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करने हेतु निम्नलिखित में से किन बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। कह रहे हैं अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि पर, कि एक्सप्लोर जब बच्चे करेंगे, अन्वेषण का मतलब होता है बच्चे जब खुद ढूंढ के कुछ करते हैं, तो उसको करने के लिए हमें वो वाले मटेरियल देने पड़ेंगे जो या फिर उन मेथड जो मटेरियल है उनको इकट्ठे करने की जो टेक्निक है, अरेंज करने का जो मेथड है, उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सही बात है। जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करना, जोखिम लेना कोई ये नहीं होता कि भाई बच्चा कहीं से कूद रहा है या कुछ वो कर रहा है, नहीं। जोखिम लेना ये होता है कि अगर बच्चा गलती भी कर रहा है, यानी गलत उत्तर भी निकल रहा है या गलत निष्कर्ष भी निकाल रहा है, तो कम से कम बच्चा ट्राई तो कर रहा है, क्या दिक्कत है। एक एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, ये आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ, ये हमने बात की थी, ठीक है। तो आपका 1 2 4 ये तीसरा नंबर का आपका उत्तर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। प्रभावशाली शिक्षण में समाहित इनमें से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। छात्रों की भावात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना, बिल्कुल सही बात है। आकलन को छात्रों की आवश्यकता के अनुकूल बनाना, ये हमने बात की थी। असेसमेंट बच्चों के अनुकूल होना चाहिए, ना कि बच्चों को असेसमेंट के अनुकूल बनाओगे। छात्र संवाद हेतु लचीला और समूह निर्माण करना, ठीक है। फ्लेक्सिबल ग्रुप बनाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कठोर कक्षा नियंत्रण, ये गलत होता है। 1 2 3 आपका उत्तर है, सेकंड आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बच्चे द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण, जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड कहलाता है। समझो, एक होता है जब बच्चा अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, वो तो होता है पोर्टफोलियो, और एक होता है टीचर उसके असेसमेंट से रिलेटेड वो रिकॉर्ड होते हैं शुरुआत से लेकर अब तक, वो रखता है, उसको बोलता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। आगे समझ में, तो इन दोनों के बीच में फ़र्क होता है। तो ये पोर्टफोलियो है, क्योंकि यहाँ बच्चा अपने कर रहा है। तो चौथा आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वो विद्यार्थी जिन्हें वाच्य वैकल्य है, डिसलेक्सिया है, उनके सफल समावेशन हेतु किसे वर्जित करना चाहिए, कौन सी चीज़ को वर्जित करना चाहिए। स्टैंडर्ड असेसमेंट हमने बात की थी, ये नेगेटिव होता है, इसको आप कभी भी नहीं लोगे। हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग चीज़ें हो सकती है। लचीला पाठ्यक्रम, इंडिविजुअलाइज गोल करोगे और मल्टी सेंसरी पेडागोजिकल अप्रोचेज करोगे, ये सही था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं मानदंड निर्देशित आकलन। देखो, मानदंड निर्देशित आकलन होता क्या है बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर क्या चीज़ होती है कि MLL आपने सुना था, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग।
तो ये उसका होता है कि हाँ भाई बच्चे को कम से कम इतना तो आया ही होगा। तो अधिगम के निमंत्रण निमंत्रण स्तर वही आ गया एमएलएल को मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण, आपका आंसर पहला ही होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में अधिसंज्ञान कौशल हमने थिंकिंग में पढ़े थे। क्या चीज़ थी कि मुझे ये जानना है कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं अपनी सोच के बारे में सोचना। तो दिए गए सवालों को सुलझाने के लिए आपने क्या सोपान अपनाया, कौन से चरण, कौन से आप किस मेथड से आपने इसको यूज़ किया, कौन से स्टेप्स आपने अपनाए, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो बिल्कुल आप अपने बारे में सोचेंगे कि अच्छा मैंने क्या क्या किया था। अब इसमें आप अपने बारे में कोई नहीं करेंगे। एक पारिस्थितिक तंत्र के विविध घटक क्या हैं, इसके बारे में आपका कुछ नहीं होना है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, आप अपने बारे में सोच ही नहीं रहे। यहाँ तो आप डायरेक्ट आंसर निकालने की सोच रहे हो। मानचित्र और ग्लोब में अंतर क्या है, ये भी आप नहीं है। यहाँ आप अपने उसके बारे में सोच रहे हो कि आपने क्या स्टेप्स अपनाए थे। निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है, आपको बताना है। देखो क्या कह रहे हैं, यह छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट बच्चों के अंदर प्रॉम्प्ट करते हैं इस चीज़ को, नहीं, ये मेरे हिसाब से ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों और रचनाओं पर आधारित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये होता है, ठीक है। क्योंकि अगर पहले वाला होता तो ये तो अच्छी चीज़ होती है ना हमारे लिए, ये तो गलत हो गया है। तो ये सख्त ढांचा और ये होता है कि यही क्वेश्चन पूछेंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो गलत होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। असेसमेंट फॉर लर्निंग करना है आपको। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि आप हमने बात की थी असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में। सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, ठीक है। बच्चों के संप्रत्य बुद्धि को नियमित प्रलेखित करना, कॉन्सेप्चुअल प्रोग्रेशन का उनको डॉक्यूमेंटेशन आप अपने पास रखते हो कि हाँ भाई अब हमारे बच्चों ने ये सीख लिया, तो यही आपका है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा सवाल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है, तो जिसमें प्रोसीजर बताया जाएगा। तो राजधानी क्या है अमेरिका की, या ग्लोब और इसके अंदर अंतर क्या है, ये आपको फैक्ट बता रहे हैं, ना कि कोई प्रोसीजर बता रहे हैं। 3 अंकों वाली संख्या को जोड़ने का तरीका क्या है, यहाँ आपको प्रोसीजर बताया जा रहा है, प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है, तो यही आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों को संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। तो ये क्या है, ये बच्चे के लिए ये सतत एवं समग्र मूल्यांकन है। सीधी सीधी चीज़ थी, इसमें तो कोई दिक्कत था ही नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। आकलन को भय युक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना, क्या है ये, हिंदी में ही देखता हूँ। अच्छा क्वेश्चन शायद रह गया था, अच्छा ये 2 बार ऑप्शन कर रखा है, ये गलत है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं असेसमेंट, आकलन का पर्पस क्या है, आकलन क्यों करते हो तुम। मोटिवेट, अब ये ऑप्शन जो दे रखा है, बच्चों को भययुक्त परिवेश में अध्ययन के लिए प्रेरित करना, ये तो गलत होगा, भययुक्त नहीं होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चों में धीमी गति और सीखने वाले समस्या चिन्हित करना, आप ये कर रहे हैं कि बच्चों में कौन धीमी गति से कर रहा है, कोई मतलब उनको लेबल कर रहे हैं, लेबल करना हमारे लिए गलत था। अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, विश्वसनीय प्रतिपुष्टि दोगे, क्रेडिबल फीडबैक दोगे, थर्ड आपका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक एक रूप में आप कक्षा में अधिगम निशक्ता वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे। अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनाएंगे, नहीं। प्रदत्त कार्यों को मूल्यांकन करने के लिए लिखावट को एक मानदंड मानेंगे। प्रदत्त कार्यों को मूल्यांकन करने के लिए वृत्ति को महत्व नहीं देंगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आप अगर कभी इवेल्युएशन कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ है हमने स्पेलिंग वगैरह और इस चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया हुआ, ये जब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। किसी बच्चे को अगर लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आप उस चीज़ को छोड़ देंगे, ठीक है, बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक कर सकता है लेकिन वो क्रिएटिव रहना चाहिए। तीसरा आपका उत्तर है, क्योंकि ये मैकेनिकल प्रोसेस है, स्पेलिंग हो गया, गुड हैंड राइटिंग हो गया, ये मैकेनिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच का नहीं है, कौन सा नहीं है। समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए, सीधा सीधा सोल्व कर देंगे। तो यहाँ क्यों, कारण, ये सब बताने का बच्चों को मौका ही नहीं मिला मेरे हिसाब से, तो अभी तक यही है। प्रदूषण के
बढ़ते स्तर का कारण सोचिए और उसकी संभावित समाधान ढूंढिए। बिल्कुल सही बात है, यहाँ बच्चे ज़्यादा सोचेंगे। धार्मिक सद्भावना को बढ़ाने के लिए क्या कदम सुझाए जा सकते हैं? देखो बच्चों की क्रिएटिविटी आ रही है इसके अंदर। वैदिक गणित का उपयोग करके क्या पाइथागोरस प्रमेय का प्रमाण दिया जा सकता है? तो फिर वही है कि आप वैदिक मैथ्स का यूज करो और निकाल के देखो, करके देखो एक बार, पाइथागोरस उससे प्रूव कर सकते हो क्या आप? बिल्कुल सही बात है, वो भी था, तो हमारा पहला ही उत्तर था। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। कह रहे हैं निम्नलिखित में से पोर्टफोलियो की कौन सी विशेषताएं नहीं है? पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तन पर प्रकाश डालता है। बिल्कुल सही बात है। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्प करने और संग्रह करने का मूल्यांकन करने में संकलन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को स्वयं की अधिगम प्रगति को आकलन में संकलन करने और स्वयं नियमितता को सुम्मत करना करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, बच्चे ने अपनी इकट्ठी करी है, अब उससे क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। टीचर भी उसको देख सकता है कि बच्चा किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, बच्चा भी खुद देख सकता है। पोर्टफोलियो को में असंबंध परीक्षण नहीं भाई, असंबंध परीक्षण और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते नहीं। प्रोडक्ट नहीं है ये, प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है पोर्टफोलियो हमारा, ये प्रोडक्ट नहीं होता। तो चौथा ही आपका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए? वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता, नहीं। दूसरों की तुलना, नहीं। विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है, इसका विस्तृत ब्यौरा, यही आपका तीसरा आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में नहीं है? आप बताओ इसमें से कौन सा नहीं है। सीधा सीधा पूछा हुआ है इन्होंने। पहला कह रहा है कि यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। आसान तरीका तो नहीं है भाई, मुश्किल है, बहुत सारे आपको काम करने पड़ते हैं। ठीक है। यह अध्यापन अधिगम की नवीनतम प्रक्रिया है। सही बात है। यह विद्यार्थियों के अध्ययन के प्रति रुचि प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण और नहीं, पेपर कलिंग परीक्षण और ये चीज़ें, अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हाँ नहीं है ना, तो नहीं वाले में तो ये भी आना चाहिए। बाकी पूरा पढ़ लेते एक बार। पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण और विद्यार्थियों की सभी विशेषताएं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते। हाँ ये वाली बात सही कह रखी है इन्होंने, वो नहीं कर पाते, तभी तो हमें सीसी की जरूरत है। ठीक है, तो पहला ही आपका उत्तर पड़ जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, वही बात है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a+b का होल स्क्वायर, रटी रटाई बात कर रहा है, अपनी कुछ वो दे ही नहीं रहा। मीथेन का रासायनिक सूत्र लिखिए, ये भी रटी रटाई बात कर रहा है। भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं, इसमें बच्चा सोचेगा, इसमें खुद सोचेगा और आपके अलग अलग आंसर देने की कोशिश करेगा। तीसरा आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सतत और समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों के प्रदर्शन में एक दूसरे की तुलना करना। तुलना तो नहीं करेंगे भाई। छात्रों को समझ को आंकना और पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों को उसके अनुसार रूपांतरित करना। बिल्कुल सही बात है। हम इसलिए करते हैं कि हम अपनी पेडागोजी और करिकुलम को मॉडिफाई कर सके, क्योंकि हमारे इसके अंदर फ्लेक्सिबल रहती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? इनमें से किन बातों पर विचार करोगे? मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? ये हो सकता है। विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका है। ठीक है। कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने में मदद करेगा? ये भी सही है। कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में, ये बात नहीं करोगे आप, इसके बारे में बात नहीं करोगे। तीसरा मतलब 1 2 3 ये आपका आंसर था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने में इसमें क्या शामिल क्या महत्वपूर्ण है? सेल्फ असेसमेंट करोगे तो सीखने के लिए आकलन हो सकता है। वैसे ये असेसमेंट एज लर्निंग होता है, लेकिन सेल्फ असेसमेंट हुआ, पीयर असेसमेंट हुआ, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग भी हो जाता है। क्वांटिटेटिव फीडबैक भी होता है। कंपैरिजन आप कभी नहीं करोगे। तो 1 2 3 आपका आंसर था। सेकंड आपका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन में कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है तो उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हो रहा है हमारा, रचनात्मक। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया सीधा सीधा। देखो
कह रहे हैं कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आजकल क्या होता है कि एक ही विधि है भैया, आप जाओगे टेस्ट दोगे, पेन पेंसिल टेस्ट दोगे और उससे ही आपका काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसका तर्क इन्होंने दिया हुआ है, एक बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेन पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप से नहीं निर्धारित किया जा सकता, इसलिए हमें अलग अलग विधियाँ चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तो आपका ए और आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या कर रहा है आर हमारा रीजनिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। गयात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? बच्चों का बौद्धिक स्तर, समकक्षियों की तुलना करता है क्या समकक्षियों के साथ में? नहीं। बच्चे की विशिष्टतम अधिकतम आवश्यकता है, बिल्कुल सही बात है, ये करता है। हमारा क्या करता है कि जब भी हम डायनामिक असेसमेंट करते हैं तो इससे हमें हर एक बच्चे की लर्निंग नीड्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, आईक्यू टेस्ट थोड़ी होता है, ये पहला वाला क्या था, पहला क्या था आईक्यू क्वेश्चन हमें पता चलता है, आईक्यू थोड़ी पता चलती है डायनामिक असेसमेंट से हमें। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। तो भैया आज हम इतना ही कर रहे हैं क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा डाउन है। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। कोशिश मेरी ये थी कि सारे क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए। बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद।